हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस और ये आपका पार्ट 5 होने वाला है। तो अगर अभी आपने अभी तक पार्ट 4 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अभी उन 3 वीडियो में मैंने टोटल 75 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो कि प्रीवियस 2021 के नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन पहले नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, या 76 या 76 नंबर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि मुगल सम्राज्ञी नूर जहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा ... में स्थित है। ये आपका 14 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 3rd में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो मुगल सम्राज्ञी नूर जहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है या कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर पोजीशन उसकी है, तो हो जाएगा आगरा, यानी उत्तर प्रदेश के आगरा जहां पर आपका ताजमहल स्थित है। और ताजमहल को जो बनवाया था किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ व्याख्या मिल जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, यानी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अलग से। उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट यानी लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए। और एसएससी जीडी के कुछ दिन बाद में और अदर क्लासेस भी लगवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि नूर जहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में सिचुएटेड है, स्थित है। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूर जहां का वास्तविक नाम मेहरून निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो खासकर ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुकी हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता नहीं सकते, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में करके उसे लिख दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा आम्भी कहाँ के शासक हुआ करते थे। ये भी आपका 14 दिसंबर को पूछा गया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 3rd में। तो राजा आम्भी जो है कहाँ के शासक हुआ करते थे, तो ये आपका हो जाएगा, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपके तक्षशिला के शासक हुआ करते थे, यानी राजा आम्भी जो है वो आपके तक्षशिला के शासक हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से है कि राजा आम्भी जो है तक्षशिला के शासक हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है कि आम्भी ने 326 से 327 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन हुआ करता था। उसके बाद आगे 78 नंबर का क्वेश्चन है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें ... कहा जाता था। यानी सूफी उस्ताद जो हुआ करते थे अपनी सभा, जो उनकी सभा लगती थी, को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें ... कहा जाता है। यानी जहाँ पर आयोजित करते थे, जहाँ पर लोगों को बिठाते थे, वो सभा एकत्रित करते थे, उस जगह को क्या कहा जाता था, तो उसे धर्मशालाओं के नाम से जाना जाता था, यानी उसे धर्मशाला कहते थे। तो ये आपका 15 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 1st में आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस जो पेपर होते हैं आपका उस यानी इस बार का जो पेपर बनता है वो उसी बिहाफ पे बनता है, उसी को लेकर बनता है, उसी लेवल को लेकर बनाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, कुछ व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार से कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ऊन, और सूफी संत ऊनी कपड़े भी पहना करते थे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। और सूफियों को धर्म संघ 2 भागों में, यानी सूफियों का जो धर्म संघ है उसे 2 भागों में विभक्त किया गया था, बासारा और बेसारा। यानी बासारा एक था और आपका एक बेसारा हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका 79 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम ... हुआ करता था। तो उसे क्या कहा जाता था, सीरी कहा जाता, सीरी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी आपका 79 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण करवाया था, और सीरी किला दिल्ली में स्थित है जिसके निर्माण का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना हुआ करता था। तो
आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सीरी किला जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में आपका सिचुएटेड है सीरी किला, और जिसके निर्माण का जो उद्देश्य हुआ करता था, तो जिसके निर्माण का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत कर दी थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके पेपर में पूछा भी जाता है कि जो घोड़ा दागने की जो कला था और हुलिया लिखने की यानी सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो किसने चलवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये प्रथा चलवाई गई थी। उसका 80 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। तो ये भी 15 दिसंबर 2021 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपका है। तो लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, तो आर्य समाज के आपके एक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर के क्वेश्चन का। आइए मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे और ये गरम दल के भी नेता थे। गरम दल के नेता और कौन थे, तो लाल बाल पाल, यानी लाल से हो गए लाला लाजपत राय, बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल पाल, पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। और गरम दल के नेता यानी कि जो अंग्रेज कहते थे कि इसे हम आसानी से सुलझा लें, तो आसानी से नहीं सुलझाते थे, ये तुरंत ही मारपीट करने लगते थे, इसीलिए इन्हें क्या गरम दल की श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वेदों का प्रचार करना हुआ करता था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता ही है, पेपर में पूछा भी जाता है कि आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में कहाँ की थी, तो बॉम्बे यानी मुंबई में कर दी थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वेदों के प्रचार के लिए इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 81 नंबर का हो गया क्वेश्चन, ये आपका कौन सा हो गया, 80 नंबर। ये 81 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में से हार गया था। तो किससे हार गया था, यानी खुद के भाई औरंगजेब से ही हारा था। तो ऑप्शन जी ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि दारा सिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया और दारा सिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, यानी सबसे बड़े पुत्र थे आपके दारा सिकोह। तो ये औरंगजेब से हार गया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि दारा और औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए 3 प्रमुख युद्ध किए। एक तो पहला धर्मट का युद्ध, दूसरा सामूगढ़ का युद्ध, तीसरा देवराई की घाटी का युद्ध हुआ था। इन तीनों के मध्य हुआ था, किसके, इसके दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आपका 82 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो क्या था वो, आपका ईंटें थी। तो ईंटें ले गए थे वहाँ के इंजीनियर आपका रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका 15 दिसंबर 2021 को जो शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था, ये आपका वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है व्याख्या, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर वर्तमान के पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ले गए थे। और आपको पंजाब जैसा कि है पता है, आपको पंजाब 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक इंडियन पंजाब है, एक पाकिस्तानी पंजाब है। तो जो पाकिस्तान के पंजाब है वहाँ के जो इंजीनियर थे वो यहाँ से ईंटों को ले गए थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। तो ये आपको नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MIMP कह देंगे हम, IMP कह देंगे, वेरी IMP कह देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कह देंगे। उसके बाद यहाँ पे 83 नंबर का क्वेश्चन है कि एलिफेंटा गुफाओं में, नहीं एलिफेंटा नहीं लिखा है, एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट का संग्रह मिलता है। तो रॉक आर्ट क्या हो जाएगा, रॉक चट्टान हो गया, आर्ट मैंने उसमें जो कला की गई तो उससे क्या आ जाएगा, शैल चित्र या चट्टान पे जो कलाकृति की जाएगी उसे शैल चित्र या रॉक आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो का संग्रह है एलिफेंटा की गुफाओं में संप्रदाय से, यानी किस संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों की आपकी शैल चित्रों पर, उनके शैल चित्रों पर उनका दृश्य दिखाया गया है। तो
जो शिव से रिलेट करते थे, भगवान शिव जी से, भगवान शंकर जी से जो रिलेट करते थे, उन्हीं का आर्ट उस पर देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका 15 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है। जितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर ही हैं, 2019-2021 से जो रिलेट करते हैं SSCGD कांस्टेबल के लिए, क्योंकि उससे पहले आपका SSCGD जो कांस्टेबल था वो एक्टिव नहीं हुआ करता था। अब जो है अब वो फॉर्म जल्दी जल्दी निकाल रहा है, आपकी भर्तियां भी जल्दी जल्दी करा रहा है, यानी सारा प्रोसेस आपका टाइम टू टाइम हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो मैंने जो 2019-2021 का जो क्वेश्चन था वो मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए आपके हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो एलिफेंटा गुफाओं में भगवान शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों और रॉक आर्ट का संग्रह मिलता है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण बना दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण, यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा भी सिचुएटेड है या स्थित है। तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे 84 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो वो हो जाएगा कौन सा, हम्पी जो हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो हम्पी शहर है उसे मतलब विश्व विरासत स्थल के लिए घोषित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, व्याख्या लिखी हुई है कि हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक में सिचुएटेड आपका 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी और विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। उसमें से पहले कौन सा आते हैं, संगम वंश के शासक आते थे, सुलभ वंश के शासक आते थे और तुलुभ वंश और अराबीडुस वंश के संस्थापक ने उन पर शासन किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर का क्वेश्चन है। 85 नंबर का आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था। तो आपका यानी उत्तर प्रदेश के जो बगल बिहार अलग राज्य है वहाँ पर आपका हुआ था जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर, यानी 24वां तीर्थंकर कहो या अंतिम तीर्थंकर कहो, वो कौन थे आपके वर्धमान महावीर खुद ही हुआ करते थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में या राजगीर में हो गई थी। तो यहाँ पे आपको ये जितने पॉइंट मैंने अभी पढ़े वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे हम यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, तो ऋषभदेव हुआ करते थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपके बौद्ध धर्म, ये आपके जैन धर्म के हो गए। और यहाँ पे जैन धर्म के 3 जो आपके रत्न हो जाएंगे, कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आपको भी पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं पेपर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे 86 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डॉट भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो कितनी दीवारों से घिरा हुआ था, तो 3 दीवारों से वो घिरा हुआ करता था। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ ये भी आपका क्वेश्चन 15 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया हुआ है। उसके बाद आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। एक था दुर्ग भाग, दूसरा था मध्यनगर तथा तीसरा था निचला भाग। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित पुरातत्व स्थल है और यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है इस टाइम पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे 87 नंबर का क्वेश्चन है कि सोवियत संघ वर्ष ... में टूटा था। तो सोवियत जो संघ था यानी सोवियत संघ रूस, जिसे आज के टाइम पे हम रसिया के नाम से जानते हैं, वो आपका किस सन में टूटा था। तो ये आपका 11 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये था। तो ये 1991 में आपका क्या हुआ था, टूटा हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहाँ से और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। तो व्याख्या यहाँ पे दी गई कि सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को टूटा था
और बिगटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ से राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन के शीत युद्ध की समाप्ति उसी टाइम पे हो गई थी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको नोट करके रखना। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है कि बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका 11 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। तो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। कौन सी क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति को उन्होंने जन्म दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या दी गई, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बास्तील जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बास्तील की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और अगला पॉइंट है इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद करके रखना है। जैसे हम अपने इंडिया में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैसे फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आपका यहाँ पे उसके बाद अगला पॉइंट है कि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उसी के द्वारा जार का पतन भी हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हम, यहाँ पे 89 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाहर का है, विदेश का आपका ये क्रांति हुई थी। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट मत इंडल्ज होना आप, क्योंकि अपने देश की ज़्यादा पूछी जाती हैं, बाहर की नहीं ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे 89 नंबर का क्वेश्चन है कि किसे जो है लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने क्लास 9th में एक चैप्टर था द लाइट ऑफ एशिया, तो किसके ऊपर रिलेट करता था, तो महात्मा बुद्ध जी के ऊपर रिलेट करता था। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, इंग्लिश का चैप्टर था द लाइट ऑफ एशिया, या पोएम थी या चैप्टर था शायद, सप्लीमेंट्री में, पोएट्री में, प्रोज में, किसी में था। तो यहाँ पे आपका किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध जी को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। अभी इतना ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो 11 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उससे शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को आपको मिला था। उसके बाद आगे हम यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में माना जाता है। उसका अगला पॉइंट है इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की थी। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, तो यहाँ पे गलती से बच्चे लगा देंगे महात्मा बुद्ध जी ने लिखी थी, तो यहाँ पे नहीं, एडविन अर्नोल्ड ने उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ही उन्होंने रख दिया था द लाइट ऑफ एशिया। तो एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक कौन सी है, द लाइट ऑफ एशिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा विंस्टन चर्चिल ने दी थी। तो आपको ये क्या हो जाएगा, नहीं जब बाहर, ये आपका कहाँ, तो यहाँ पे जब आपका महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी किसके पे, इरविन के बुलाने पे या मतलब मनाने पे वो आपके अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पे विंस्टन चर्चिल एक वहाँ के नेता हुआ करते थे। तो उन्होंने जब गांधी जी को यानी धोती या कुर्ते में देखा तो उन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दे दी थी। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि किसने दी थी, तो विंस्टन यानी विंसेंट चर्चिल इन्हें कहा जाता है, विंसेंट नहीं विंसेंट चर्चिल। यहाँ पे जो पॉइंट लगा है वो वी के ऊपर लगेगा, तो विंसेंट चर्चिल ने इन्हें क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दे दी थी। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो किस स्थल पर हुई थी, तो नागपुर पर आपका स्थित है। नागपुर कहाँ पर स्थित है, यानी आपका नागपुर में सिचुएटेड थे। अब यहाँ पे मुझे अभी पता नहीं, बेसिक तो क्या बता दूँ मैं आपको, नागपुर में आपका कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 1920 में। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुछ व्याख्या इस प्रकार से है कि नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे 91 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देन आपका 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो श्रीलंका में आपका गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 2009 में आपका समाप्त हुआ था, जो कि आपका 11 फरवरी 2019 को। ये भी क्वेश्चन आपका शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त कर दिया था, और यह गृह युद्ध मुख्य रूप से इस द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वीय क्षेत्रों में लड़ा गया था। अगला पॉइंट है जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद 92 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जिन जेकस रूसो एक प्रसिद्ध ... हुआ करते थे। तो जन जेकस रूसो एक प्रसिद्ध आपका चिंतक हुआ करते थे। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, आगे यहाँ पे पॉइंट लिखा है जिन जेकस रूसो एक चिंतक हुआ करते थे, इन्होंने सामाजिक समझौतों का सिद्धांत दिया था। तो ये आपको नोट करके रखना है यहाँ पे। उसके बाद आगे 93 नंबर का क्वेश्चन है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। इसे
से कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो यहाँ पे 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम जो है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। तो क्या कहा था? नहीं, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम, यानी ऑप्शन बी जो है ये अधिनियम उन्होंने पारित कर दिया था। आइए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। तो 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था को भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना है। तो गवर्नर जनरल को वायसराय किस अधिनियम के तहत कहा गया है, किस अधिनियम के आने के बाद कहा गया है? तो भारत, यानी आपको भारत सरकार अधिनियम के आने के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे 94 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने BHU की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आपका BHU की स्थापना नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 ईस्वी में कर दी थी और इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे और सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। देन आपको 95 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने ... के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो आपका कब हुआ था? तो किसकी? यानी लॉर्ड इरविन के आपके उस टाइम पीरियड पे आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। उसके बाद यानी अफ्रीका जाकर वहाँ पे भाग लिया था, वही जो भी बता रहे थे। तो वहाँ पे विंस्टन चर्चिल मिले थे, उन्होंने इन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं पॉइंट, यहाँ पे वो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। उसका अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मार्च 1931 की इस बैठक को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 96 नंबर का क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ की आत्मकथा किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की खुद की आत्मकथा है आपकी माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। उसके बाद आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सत्य के प्रयोग यानी आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा है। उसका जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम टूवर्ड फ्रीडम है। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछी जा सकती है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं कि हवा महल कौन से शहर में आपका स्थित है? 97 नंबर का क्वेश्चन है कि हवा महल जो आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? तो राजस्थान के जयपुर शहर में आपका स्थित है हवा महल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ये 12 फरवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया हुआ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या लिखी हुई है कि हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है, दिल्ली में लाल किला स्थित है, आगरा में ताजमहल आपका सिचुएटेड, जो मैंने अभी पहले बता दिया आपको। उसका 98 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हुआ करता था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंध रखता है आपका गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए इंपॉर्टेंट। तो गांधी इरविन समझौता भारत के सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जस्ट बाद, यानी वो आपका उसके जस्ट पहले आपका वो पारित हो गया था रोलेट एक्ट, यानी उसी के विरोध में उन्होंने बाग में आपका सभा बुलाई थी, तो उसी में आपके जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। उसके बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे नोट करके रखना है चारों के चारों पॉइंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे 99 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो जो कौन थे? तो फ्रांसीसी क्रांति से तो टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान जो हुआ करते थे, ये मैसूर के उस टाइम में सुल्तान हुआ करते थे, तो यही प्रेरित थे फ्रांसीसी क्रांति
कवाली थी। उसके बाद यहाँ पे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित हुआ करते थे। और आगे यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी, जो यानी ऑप्शन बी जो है उनके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी कहलाए गए थे। उसका एनिवेशन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। कहाँ की? तो मद्रास की बनी थी ये। तो एनी बेसेंट ही पहली वो महिला अध्यक्ष थी, यानी आईएनसी की पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये पहला पूछा जाएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, और पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट ही बनी थी। उसके बाद आगे यानी 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। 100 नंबर पूरे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जो आपकी वीडियो जी थी, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी आपको पूछने की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर सकते हैं। प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर देना आप। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम 100 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यानी भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कव्वाली हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 12 दिसंबर 2019 यानी 12 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वही लिखा है कि कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप हुआ करता था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हम प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर। और मैं आपको क्या कहना चाहूँगी, जिससे वीडियो को शेयर कराइए और लगातार क्लासेस को और भी अपडेट यानी टेलीग्राम अगर और एक ज़रूरी बात, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल पे पहुंचे आप हमारे वंदे भारत 2.0, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी, जिन जो 3 वीडियोज़ मैंने बना दी थी अभी जस्ट पहले, या 4 वीडियोज़, उसकी वीडियो आपको वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे